आज पहले तो जो छोटी मोटी चीजें हैं जो आप पूछ रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये फिल्वर और स्विंग का पूछ रहे हैं या डायरेक्शनल स्ट्रक्चर, डायरेक्शनल कह रहा हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह। मॉर्निंग इवनिंग स्टार ये चीजें, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर टाइम बचेगा तो मजीद जो है ना, हम आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले H4 का स्ट्रक्चर, ये आ गया H4 का स्ट्रक्चर। अब H4 में हमारे पास 1, 2 एंड 3 यहाँ पे बन चुका है। ये वाला चल रहा है। मार्केट रिट्रेस करती है, 2 के एरिया का एक दफा इधर टेस्ट करती है, यहाँ से बाय जाती है, दोबारा इस एरिया के ऊपर ही आती है, इसी एरिया पे। अब जाहिर सी बात है, किसी सप्लाई वगैरह को अनमिटिगेटेड को टेस्ट नहीं करके आया, तो हमें अब इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं चाहिए। हो जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है ऐसे केस में। दोबारा उसी एरिया को आती है, टेस्ट करती है। हम यहाँ पे ऑफ कोर्स बायर ही हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद। ये टारगेट हमारे पास पड़ा है 3 का, यानी ये एरिया H4 में बाय का चल रहा है, इधर ये वाला। और हमारे पास ये 5 मिनट आ गया यहाँ पे। 5 मिनट में 5 वेव्स इसने कहाँ पे कंप्लीट की हैं? अभी तो ये बेरिश स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके ऊपर तो खैर हमने बात की नहीं थी उस दिन। ये तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी, जो 15 मिनट में बाय हो गया था बुलिश का। हाँ, ये तो बात कर ली थी, लेकिन इसमें तो लास्ट क्लास में ही हमने बात कर ली थी यहाँ पे तो, कि 15 मिनट में एमएसएस हो गया, उसके बाद बुलिश है यहाँ पे। फिर H1 में भी स्ट्रक्चर बुलिश साइड के ऊपर हो गया था, ये इस तरह से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वेव हो गई थी। हमने इस पे बात की थी लास्ट क्लास, मुझे याद आ गया, लास्ट क्लास में गोल्ड इस जगह पे था, तो हमने ये बात की थी कि हम डायरेक्ट यहाँ से बाय नहीं कर सकते इस एरिया से। क्यों? रीजन क्या है? यहाँ पे कोई पीडीआरए नहीं है, तो हमें कोई इंड्यूसमेंट चाहिए, यानी कोई सपोर्ट बने, फिर उस सपोर्ट को स्वीप किया जाए और जोन के ऊपर ही मार्केट क्लोज करे। अब ये कौन सा मॉडल होता है ये वाला? ये जरा मुझे बताएं कि जब 1 के लेवल पे कोई पीडीआरए नहीं है और मार्केट वहां पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, इंड्यूसमेंट ए, और उसे स्वीप करे। हाँ, ये एसबीटी मॉडल 8 ए बन गया। तो ये आपके पास H1 में उसकी एंट्री थी, स्वीप के बाद क्लोजिंग ऊपर की, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ये। और ऑफ कोर्स पहला टारगेट 3 का, उसके बाद इससे ऊपर जो अगली रेजिस्टेंस हो उसको आप अगला टारगेट, सेकंड टारगेट अपना रख लें, जैसे कि ये है, इस तरीके से। उसके बाद दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, ये यहाँ से फिर बाय साइड के ऊपर एसबीटी मॉडल 3 बना दिया। मॉडल 3 तो नहीं खैर इसे कहेंगे, क्योंकि इसने एक दफा टेस्ट भी कर दिया था, तो हमने उसका स्वीप देखेंगे ना।
ये इस लो का स्वीप करके क्लोजिंग ऊपर ही किया, तो यहाँ से फिर से बाय। खैर बहरहाल ये अपने मार्केट ठीक चली, H4 का टारगेट जो था इसने पहला वो हिट कर दिया। ये इस जगह पे टारगेट पहला हिट कर दिया। अब आपने ये बात आपको याद है कि की हुई है कि जब मार्केट पहला टारगेट हिट कर दे, तो अब आपने क्या छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंट्रीज लेनी है दोबारा बाय की, या नहीं लेनी? जब पहला 3 का टारगेट हिट हो गया इस जगह पे आने के बाद, तो क्या आपने यहाँ पे बाय वगैरह लेनी है या नहीं लेनी? नहीं लेनी। कब तक नहीं लेनी? जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उधर ना करे। तो वो उसने नहीं किया आपके सामने, तो जाहिर सी बात है अब बस बाय वहां पे खत्म। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब उसने क्या कर दिया, यहाँ पे आके H1 में 2 कैंडल क्लोज कर दी, MSS कर दिया। अब जब MSS कर दिया है तो हम सेलर हो गए। अब ये गालबन कल किया ना इसने MSS, हाँ मंडे फ्राइडे वाले दिन इसने MSS किया, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया इस तरह से। अब जाहिर सी बात है कि ये मार्केट ने एक दफा टेस्ट किया है, तो हमें इंड्यूसमेंट चाहिए इस लेवल के ऊपर अब सेल करने के लिए। क्या आपको इंड्यूसमेंट इधर नजर आ रही है लेवल से पहले? क्या हमारे पास इंड्यूसमेंट इधर है या नहीं है लेवल से पहले? ये देखें, ये लेवल से पहले ही मार्केट गिर गई, रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके लेवल को टेस्ट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग के ऊपर यहां से सेल है हमारे पास। ठीक है, तो पहला टारगेट बस 3। ये इसने एक दफा ब्रेक करके कर दिया ना इस जगह पे, ये कैंडल ब्रेक, इवन तो ये प्रॉपर ब्रेक नहीं है, लेकिन ऐसे केस में एहतियातन बेटर है कि इंड्यूसमेंट हम वेट कर ही लें। ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है, उसूली तौर पे जरूरी नहीं है इंड्यूसमेंट हो यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट तो ये 2 कैंडल इधर क्लोज हुई ना, उसके बाद तो टेस्ट नहीं है। उसूली तौर पे जरूरी नहीं है आइडियली, लेकिन एहतियाती तदबीर के तौर पे अगर इंड्यूसमेंट हो जाए तो ये और वेल एंड गुड हो जाता है ना, फिर यानी आप बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हो कि लेवल से पहले इंड्यूसमेंट भी आ गई, तो फिर तो आप बहुत और भी ज्यादा श्योर हो गए। तो बस उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये एसबीटी मॉडल, यहाँ पे आप देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा किधर हुआ कल। अच्छा, अब इस जगह पे आके यहाँ तक सेल तो ठीक है, समझ में आता है हमारे पास, ये सेल समझ में आता है। लेकिन अब यहाँ पे हम आ गए हैं वही, वो H4 का बाय का एरिया आ गया, वो जो ये जो नीचे जोन बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ये वाली इस तरह की चीज, इस तरह की कंडीशन हमने ना कई एग्जांपल देखी हुई हैं कि जिसमें H4 का बाय का एरिया आ जाता है, H1 सेल होता है। इससे पहले भी हमने कई एग्जांपल देखी, जैसे यहाँ पे भी थी, ये यहाँ पे डेली का था बाय का एरिया, H1 सेल चल रहा था। ठीक है, उससे पहले भी हमने कई एग्जांपल्स देखी हैं ऐसी कि जिसमें H1 सेल चल रहा होता है, H4 बाय होता है, लेकिन मार्केट इवेंचुअली ऊपर निकल जाती है H4 की डायरेक्शन में। तो ऐसे केस के अंदर हमने क्या बात की हुई है, आपको याद होगा जब ये सारी रैली स्टार्ट हुई थी कि यहाँ पे इधर भी यही काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे दिल्ली का एरिया था इस जगह पे। यहाँ पे H4 ने टांग अड़ाई हुई थी, सेल करवा रहा था बार बार। ठीक है, इस जगह पे ऐसे केसेस में कि H4 का बाय का एरिया साथ ही एच देखें ना, ये H4 का बाय का एरिया साथ ही H1 में सेल पड़ा हुआ है एरिया। अब ऐसे केस में मार्केट में जाहिर सी बात है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगी, लेकिन क्योंकि साथ ही H1 का सेल का भी एरिया पड़ा हुआ है, अब हम अब मार्केट एक मोर और लेस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगी। जैसे आप देख भी रहे हैं कि मार्केट जब जब ये H4 के लेवल पे आ रही है,
अब जैसे यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे भी क्या था कि H4 के लेवल से उठी है मार्केट, लेकिन H1 सेल है, तो मार्केट रेंज करने लग गई, ऐसे फ्लैट हो गई। H1 जैसे ही दोबारा बाय साइड पे हुआ, आप देखें कितनी स्पीड से मार्केट पे निकली है, कितना जबरदस्त तरीके से। समझ है। अब दोबारा ये जो सेम केस यहाँ पे हुआ है, वही केस यहाँ पे हुआ है कि H4 का बाय का एरिया है, लेकिन H1 का स्ट्रक्चर बेयरिश है। ठीक है, इस जगह पे हारिस साहब, उसी का मैं बता रहा हूँ ना कि नेक्स्ट, ये वो वाला लेक्चर आप जरा एक दफा दोबारा देखें, वो कंडीशंस वाला। उसमें मैंने बड़ा डिटेल से बात बताई है कि एक दफा जब मार्केट उठता है तो आपने तब तक बोदर नहीं होना जब तक वो किसी अनमिटिगेटेड सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक से नहीं आया, या वो वाली क्लास दोबारा देखिएगा, कंडीशंस वाली। अच्छा, अब ऐसे केस के अंदर हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या है? अब H1 आपके सामने, ये एरिया पड़ा हुआ है H1 का, 2 का एरिया, और वहां से मार्केट रिजेक्ट भी हो रही है, लेकिन गिर नहीं रही, बार बार गिरती है फिर बाय हो जाती है। वजह क्या है? H4 बाय की तरफ है, तो किसी एक साइड के ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए। या तो H1 के अंदर अब देखें हम, 1 2 3 4, ये 5 वेव बना दें ऊपर, फिर से तेजी से ऊपर निकल जाएगा। नहीं तो हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि ये यहाँ पे एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है हमारे पास। जैसे कि ये देखें, ये वाला डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक भी आया पड़ा है। तो बाय के सपोर्टिंग एविडेंसेस ज्यादा हैं इस जगह पर, बड़े टाइम फ्रेम में। तो बेटर अब ये है कि अगर हमारे पास H1 में MSS हो जाए, H4 के लेवल पे है, हम H1 में MSS देख लें, तो उसके बाद हम इसके अंदर बाय हों। तो MSS ये 2 का एरिया पड़ा है, नहीं तो 5 वेव लग जाए या इस 2 के ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर जाए, तो MSS कर जाए तो फिर हम बायर हो जाएंगे। हाँ जी, अब डेली का एक दफा टेस्ट हो गया हुआ है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक इसने टेस्ट कर दिया हुआ है, वहां से एक दफा बाइंग प्रेशर आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है इस जगह पे। ये एक दफा यानी टेस्ट इसने कर दिया है, यहाँ से बाइंग आ चुकी है इस जगह का भी। अब यहाँ पे अब एक चीज समझने की कोशिश करें कि डेली में ये इतनी बड़ी रेंज खड़ी करने का मकसद क्या हो क्यों रही है। एक दफा इसने टेस्ट तो किया है। अब आप ये देखें, डेली के अंदर ये डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का एरिया है, 1 2, और ये 3 बना है, और ये इस जगह पे। अब ये मार्केट ने टेस्ट कर दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मार्केट अपना 3 का टारगेट सेट कर दे, ये, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देना चाहिए। अब मार्केट ने, आप देखें, 3 का टारगेट हिट करके इसने ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, अगर कर देता तो जैसे ये बाय का मोमेंटम चल रहा था, ये इसने चलता रहना था, और इसने अभी तक हाई शाई तोड़ गया होना था, ये वाला। लेकिन अब हुआ क्या है, मार्केट ने डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में ये 3 का टारगेट तो हिट कर दिया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। अब मार्केट एक रेंज में चले गई। अब साथ ही एक न्यूज आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, जिसको हम FOMC कहते हैं।
अब एफओएमसी के ऊपर पहले बात ये की जा रही थी कि हम इंटरेस्ट रेट अपना कट नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ ही जैसे जैसे न्यूज का टाइम करीब आ रहा है, बात अब ये की जा रही है कि रेट कट होगा, इंटरेस्ट रेट कट। अब ये जो सारा फंडामेंटली बात एक चल रही है, जो अब तकरीबन कल पाकिस्तानी टाइम 12 AM रात में, इंडियन 12:30 AM के ऊपर वो न्यूज आ जाएगी। उस न्यूज के ऊपर मार्केट में तेजी आएगी, और जब तेजी आएगी तो ब्रेकआउट होंगे, और हो सकता है हमें मे बी डेली के अंदर बीओएस मिल जाए अपसाइड के ऊपर, देखो स्ट्रक्चर इधर कर दे और हम इसका एक ट्रेंड अपसाइड के ऊपर देखें। नहीं करता, कुछ न्यूज में ऐसी बात आ जाती है कि मार्केट जो है ना अपना ये लो ब्रेक कर देता है, तो फिर हम क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है, अब हमारे पास ये टू का एरिया बचता है डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में इस वक्त, फिर जो ज्यादा बेहतरीन एरिया है। फिर मार्केट में चांसेस होंगे कि ये टू के एरिया तक टिप लगा दे अपना, इस तरह से। अगर अब ये सारा डिपेंड करेगा न्यूज पे, इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के फंडामेंटल एनालिसिस के सेक्शन में, कि किस तरह से हमने फंडामेंटल्स को साथ लेके चलना होता है। बहरहाल फिल वक्त आज के दिन में इसमें गोल्ड के अंदर कोई खास रेट सेटअप नहीं था, क्योंकि कल सेल का था जरूर, क्योंकि लेवल से पहले बन गया था, लेकिन जब लेवल टैप कर दिया है इसने, तो जाहिर सी बात है अब हम इसमें सेल नहीं कर सकते H1 की बेस पे। हाँ, अब हम इंतजार करेंगे H1 जैसे ही H4 की डायरेक्शन दोनों अलाइन करते हैं, फिर हम तेजी इसमें वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि आप पूछ रहे हैं कि लेवल कब तक चल सकता है? जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, एज लॉन्ग एज वहां पे इंड्यूसमेंट और टर्ल सोप वगैरह की कंडीशन पूरी होती जा रही है, लेवल चलता रहेगा, एक्टिव रहेगा अपने पास इस जगह पे। तो ये अब हमारे पास ओवरऑल स्टोरी है। H4 के अंदर बड़ी सिंपल सी बस सूरत हाल है कि इसने एक दफा टेस्ट करके अपना टारगेट हिट कर दिया हुआ है। अब मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट को लिक्विडिटी बाइंग साइड पे मिल नहीं रही, क्योंकि जनरली होता यह है कि जब एक दफा टारगेट हिट कर दे तो मार्केट फिर टर्ल सूप करता है। और जब ये टर्ल सूप 1 के लेवल को भी अगर हम मान के चलें कि इसके नीचे टर्ल सूप हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ये 1 के लेवल पे ये नजर आ रहा है इस वक्त फ्रेश इंड्यूसमेंट, जिसे हम कंसिडर करें, ये और ये इसको स्वीप किया यहाँ पे, इंड्यूसमेंट हमें नजर आ रही है, कोई ट्रोल सूप नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमने ये बात पहले सीखी हुई है कि जब मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया एक दफा 3 का, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही होती है कि मार्केट ट्रोल सूप करता है फिर दोबारा उस लेवल पे। अब यहाँ पे ट्रोल सूप कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पीडीआरए नहीं पड़ी अनमिटिगेटेड जहां तक ट्रोल सूप करे इस टाइम फ्रेम में, तो H4 में तो उसका रिजल्ट अब क्या मिल रहा है? रिजल्टिंग फैक्टर ये नजर आ रहा है कि मार्केट चल ही नहीं रही वहां, मार्केट स्टक होकर रह गई है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अब एफओएमसी आएगी, तेजी तेज तेज विक्स लगेंगी, कहीं से लिक्विडिटी जनरेट होगी, तो मार्केट में जो है फिर मूवमेंट आएगी। इंड्यूसमेंट यहाँ पे इसने की हुई है, ये भी इंड्यूसमेंट यहाँ पे पड़ी है, ये लो भी स्वीप किया हुआ है, आईडीएम किया हुआ है। ज्यादा बेहतर ऐसे केसेस में ये होता है कि जब टारगेट हिट कर दिया हो तो मार्केट ट्रोल सूप करे या फ्रेश इंड्यूसमेंट करे। पुराने वाले लो को स्वीप नहीं करके हम मानेंगे, यानी जैसे कि अब ये लो बना है, हम इसकी स्वीप को नहीं कंसीडर करेंगे जब टारगेट थ्री हिट हो गया। या तो फ्रेश इंड्यूसमेंट क्रिएट हो या ट्रोल सूप करे, दोनों में से कोई एक चीज करे। अब यहाँ पे एक फ्रेश इंड्यूसमेंट है हमारे पास, ये इस जगह पे तो बाइंग प्रेशर है, लेकिन H1 आपके सामने बेरिश स्ट्रक्चर है। तो ऐसा जब केस आ जाए कि H4 का बाय का स्ट्रक्चर है, H1 का सेल का स्ट्रक्चर है, तो हमारा इंक्लाइन, हमारा जो व्यू होता है वो किस साइड पे होता है कि H1 शिफ्ट कर दे इन दी डायरेक्शन ऑफ H4, जैसे कि यहाँ पे किया था, फिर हम इसे ट्रेड करें। अब ये करता है एमएसएस, तो उसके बाद फिर से ये दोबारा से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो
अब लेट्स सी कब करता है, हो सकता है आज करे, हो सकता है कल के दिन में भी ना करे, न्यूज तक हम इंतजार में ही रहें। तो अब वैसे अगर ओवरऑल हम देखा जाए इस जगह पे, तो H4 में थ्री वेव जो है ना डाउन साइड पे लग चुकी हैं, A, B और C, इस तरह से लग चुकी हैं। तो अगर ये H4 में से लो ब्रेक किया तो ये फाइव वेव हो जाएंगी। फिर इसमें धड़ाधड़ सेलिंग आएगी दिल्ली के लेवल तक, जो दिल्ली का नीचे हमने डायरेक्शनल एरिया का रोनी मार्क किया वहां तक। फिर क्योंकि उससे पहले कोई सपोर्ट यहाँ पे देख लेते हैं अगर कोई और है। ये है एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक एटलीस्ट, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक इसमें जो है ना, हाँ सेलिंग आ सकती है। H4 में फोर वेव फाइव वेव लग जाती है तो। हाँ जी, फिर तो कर सकते थे ना, अगर H1 का स्ट्रक्चर साथ ही ना होता फिर तो हम कर सकते थे बाइंग। फिर तो कर सकते थे। बहरहाल अब सिंपल सी बात है कि H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और फिर हम बुलिश साइड पे हो जाए। ये अभी सूरत हाल इसमें चल रही है गोल्ड के अंदर। ऐसी सिचुएशन जब मार्केट बहुत ज्यादा रेंज हो तो आप बेशक इसको अवॉइड कर लिया करें। ऐसे इस वक्त गोल्ड को छोड़ दें जब मार्केट जो है ना रेंज के अंदर चल रही है। आज बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेड सेटअप बने हैं। आप USD जापानीज येन का एक तो सेटअप बना था, ये तो उधर स्ट्रीम पर ही बना था। ये इस जगह पे आप स्टार्ट करें इसको देखना बड़े टाइम फ्रेम से, जैसे कि ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो डेली का ये हमारे पास आ गया मिटिगेशन ब्लॉक का एरिया। ये इतना मिटिगेशन ब्लॉक के एरिया के से पहले मार्केट, अब जाहिर सी बात है इंड्यूसमेंट चाहिए। ये इंड्यूसमेंट इसने क्रिएट कर दी। ठीक है, लेवल से पहले जंप करके इसे स्वीप कर दी, इंड्यूसमेंट हो गई। अब SBT मॉडल 8A बन गया डेली के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या है, H1 में जाके देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट बाय रोजन है। अब H1 में अगर हम जाएं इस लेवल को टेस्ट करने के बाद, अब आप देखें ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 वेव्स बना दी इसने। फाइव वेव के बाद ये इसने टेस्ट किया है, ये इस जगह पे ये बायर हो गया। आज आज के दिन में अगर हम बात करें तो ये हाई था ना हमारे पास, ये वाला, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था इस जगह पे, BOS ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके ये टू का एरिया। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, डोजी है तो विक टू विक माना जाएगा ऐसे। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा ट्रेड सेटअप था, बेहतरीन किस्म का चला है। ये छोटा सा इसका एसएल है लेवल से नीचे, ये FPG से थोड़ा नीचे 13-14 पिप का। मार्केट जबरदस्त 100 पिप दे गई है। यानी 20 पिप का भी अगर हम एसएल माने 1 to 5 आपको दे गई है। कितना अच्छा ट्रेड सेटअप बना है इधर, ये नीचे से बना। ठीक है, उसके बाद आप इसके ये USD JPY नहीं देखना, GBP JPY देखें। कितना अच्छा ट्रेड सेटअप वहां पे इस जगह पे। वहां पे H4 का लेवल था। यार आप ये चीज अब इस बात को समझे ना, H4 का लेवल कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? कौन सा H4 का लेवल है? ये नीचे फाइव वेव नहीं नजर आ रही, 1, 2, 3, 4, 5। H4 तो बाय चल रहा है। H4 बाय है, डेली बाय है। और क्या नाम है, H1 भी बाय है। अब ये सारे बाय चल रहे हैं आपके सामने, ये तो बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप था ना। आप इसके अलावा GBP JPY को देखें, उसमें कितना बेहतरीन किस्म के ट्रेड सेटअप बन रहे हैं। यानी ये मैं आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूँ जो आज आज के दिन के अंदर सेटअप बने हैं। आज आज के दिन में SBT मॉडल जहाँ जहाँ पे बने हैं। अब आप ये इसको ओपन करके देखें GJ को। ये डेली ये डेली का टाइम फ्रेम, ये लेवल इसने टेस्ट किया हुआ। H1 में चले जाएं, ये इधर, ये H1 में चले जाएं, साथ में इसको बेशक आप H4 में चले जाएं। H1 में तो बिल्कुल लो से बाइंग चल रही है ना। अब
H1 में अब आप रिसेंट इसका स्ट्रक्चर देखें इस जगह पे। अब ये एरिया है। अब इस वक्त करंट देखें, टू करंट ट्रेसमेंट हमारे पास किधर है? इधर तो कोई नहीं है, ये एरिया आ गया टू करंट ट्रेसमेंट का। फ्रेश सेटअप है, इधर आता है, यहाँ से कर ले, नया BOS करता है टेस्ट करके, वहां से ट्रेड सेटअप ले ले। इसका तो बिल्कुल बहुत नीचे से बाय बना हुआ है GJ के अंदर। अब कैट CHF को उठा के देख ले। ये कैट CHF का कितना जबरदस्त ट्रेड सेटअप था आज का। ये आज ही का बना है। ये SBT मॉडल, ये भी स्ट्रीम में था, तब वहीं पे भी मैंने बताया था। इसका बाय का सेटअप बना हुआ है, ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ है, बुलिश है। इसको कर ले। ये USD JPY नहीं बन रहा, ये कर लें, कैट CHF पकड़ ले। ये नहीं बन रहा, AUD USD कितना अच्छा सेटअप था बाय साइड का। ये जरा चेक करें। AUD ये कल रात मुझे याद है 11 1 बजे के करीब ये स्वीप करके ऊपर क्लोज हुआ। ये शायद कल रात, बहरहाल मैंने कल रात इसमें एंट्री दी थी। अब ये देखें AUD USD कितना जबरदस्त सेटअप है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। इधर से बाय बन गया, ये इसको छोड़ दें, ये बाय इससे पहले था, ये टू के एरिया से यहाँ से बाय था। या नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने गोल्ड को ही ट्रेड करना है। अब इसके आप सिर्फ सेटअप गिनना शुरू हो, AUD USD को बस यहाँ से शुरू करें और देखें कहाँ कहाँ पे सेटअप बने हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ से बुले साइड के ऊपर। ये पहले ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, एक दफा टेस्ट किया, फिर स्वीप किया, यहाँ से ये बाय बन गया, ब्रेक और स्ट्रक्चर कर दिया इस जगह पे। ये वन का टेस्ट किया, ये बाय, अब यहाँ से बाय चल रहा है आपके पास। रिट्रेसमेंट की है, यहाँ पे कोई आपके पास सेटअप नहीं नजर आ रहा इस जगह पे। ये टेस्ट किया है, ये सेटअप बन गया। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट है, ब्रेक और स्ट्रक्चर किया, ये वन का एरिया है, फिर ब्रेक और स्ट्रक्चर किया, ये टू का एरिया, यहाँ से बाय, फिर से ब्रेक और स्ट्रक्चर किया ये इसने, ये रिट्रेसमेंट किया, ये यहाँ से फिर से बाय बन गया, ये रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से फिर से बाय बन गया, ये वन का एरिया स्वीप किया है, यहाँ से फिर से बाय बन गया। ये कितने बाय हैं अब सिर्फ, आप ये पिछले चंद दिनों के अंदर देखें। पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 ट्रेड बने और 8 के 8 ठीक गए हैं। मतलब 100% आपको एक्यूरेसी मिली है। तो ये कहने का मकसद क्या है, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं ये बात, क्योंकि ये चीज अब जब आप एक दफा हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आप रियल टाइम में जब चीजें कर रहे होंगे, तब आप ये चीजें फेस करेंगे कि गोल्ड रेंज कर रहा है और करेगा, हर पेयर रेंज करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है अब गोल्ड रेंज कर रहा है तो आप बस नजरें जमा के बैठे हैं कि मैंने गोल्ड के अंदर सिर्फ जो है ना कहीं से ट्रेड निकालनी निकालनी है। अब गोल्ड का प्राइस एक्शन देखें, आपको पता है कि पिछले 10 दिनों से ये नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा, रेंज कर रहा है, तो छोड़ दें इसे। ये AUD USD आपके सामने मैंने दिखाया, इसको पकड़ लें, कितने ट्रेड सेटअप बने, इसे छोड़ दें। यूरो USD को देख लें, नीचे इसके बड़े अच्छे बाइंग के सेटअप थे। ये कल ही गल, हाँ बिल्कुल कल ही सेल का सेटअप बना है। ये इसने MSS किया, पहले QML से सेल हुआ है, फिर ब्रेक और स्ट्रक्चर किया ये कल ये सेल हुआ है। ये कल का ही दिन का ट्रेड सेटअप है यूरो USD में। सेटअप्स लातादाद है, हर करेंसी पेयर में आप सेटअप्स देखेंगे चलते हुए। गोल्ड में नहीं बन रहा, ये सारे करेंसी पेयर्स आपके सामने हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करें गोल्ड के साथ मेजर पेयर्स को, जैसे यूरो USD, GBP USD, जो मेजर पेयर है, मेजर पेयर्स को आप लेके चलें, जो 7 8 मेजर पेयर्स बनते हैं। मेजर पेयर्स के ऊपर जब आपकी ग्रिप हो जाए, यानी आपको ये ना लगे कि ये मेरे लिए टू मच है, जब आपके लिए वो आसान हो जाए सबको देखना, फिर जंप कर दें आके, यूरो के पेयर सारे ऐड कर लें, यूरो GBP, यूरो NZD, यूरो कैट, उनके अंदर आप उठा कर देखें कितने सेटअप्स हैं। जब यूरो के पेयर से पेट भर जाए, ये भी अब ऐड किए हुए हैं, ये भी ऐड किए हुए हैं, अब GBP के पेयर ऐड कर लें।
जीबीपी का हो गया तो फिर सीएचएफ के ऐड कर लें, सीएचएफ के हो गए तो फिर जेपीवाई वाले सारे पेयर ऐड कर लें। ये टोटल अराउंड 30 के करीब पेयर बनते हैं, 30 पेयर। आपको डेली किसी ना किसी 2-3 पेयर के अंदर ट्रेडें मिल जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा पहले दिन ही जाकर 30 पेयर को ऐड कर लें, ये मुश्किल होगा। टिल जब तक आप ये पहले मेजर पेयर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते। जब मेजर पेयर्स के साथ हो गए हैं देन यूरो के ऐड करें, फिर पाउंड के पेयर ऐड करें, फिर सीएचएफ के करें, जापानीज येन के करें, एयूडी के पेयर ऐड करें, और उनको अपनी लिस्ट में रखें। या यकीन माने चंद ऑफ कोर्स महीने तो नहीं, चंद सालों के बाद आपको ये 30 के 30 पेयर्स को एनालिसिस करने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 20 मिनट। 20 मिनट में आप सारे 30 के 30 पेयर स्कैन कर लेंगे, और आपको पता लग जाएगा कहाँ पे एंट्री बन रही है। मैक्सिमम। ये भी 20 मिनट भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ आपको। मेरा पता भी क्या तरीका कार होता है, ये मेरे पास दूसरा यहाँ पे चार्ट ओपन होगा। अ, ये यहाँ पे ये मैंने पेयर ऐड किए हुए हैं अपने, इस जगह पे। ये अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये मैंने ये पेयर ऐड किया हुआ है, मैंने बस ऐसे देखना है इसको, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, बस कोई किसी के ऊपर लेवल नहीं लगा, ये ऐसे करना है। ये इतना इतना टाइम लगना है। जहाँ पे कुछ नजर आए कि यहाँ पे सेटअप कोई नजर आ रहा है H1 में, उसको दूसरे टाइम फ्रेम में देख लेना। बस इतनी इतनी टाइम लगती है। अब जैसे मुझे एनजेडी सी एच अभी फिलहाल नजर आ रहा है कि यार ये ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये एफपीजी बनाएगा 1 के से बाय बन जाएगी। मैं इसको देख लूंगा H4 में अच्छा क्या कर रहा है, H4 में तो बुलिश स्ट्रॉन्ग जा रहा है। डेली में क्या कर रहा है, डेली में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश जा रहा है, कोई लेवल शेवल नहीं है। बस मैं क्या करूंगा, ठीक है जी, H1 के अंदर अब बनेगा सेटअप ले लूंगा। अब यहाँ पर ही आप देख लें कितने सेटअप हैं पिछले दिनों के अंदर ही। कितने बाय, ये बाय का सेटअप है, ये बाय का सेटअप, ये आज आज का ही सेटअप है बाय का, ये कल का बाय का सेटअप है यहाँ पे। तो मैंने तो ये सारे पेयर ऐड किए हुए हैं, और मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं ये देखने में कि ट्रेड कहीं पे बनी है या नहीं बनी। सो आप भी करेंगे, लेकिन पहले दिन ऐसे नहीं करना। आपने यूरो के बस पेयर ऐड कर लें, यूरो जो मेजर पेयर हैं, यूरो यूएसडी, यूडी यूएसडी, ये वाले। इनके साथ गोल्ड को लेकर चलें, गोल्ड में नहीं ट्रेड सेटअप बनना, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने पैसे बनाने, याद रखें आप, सबका मकसद है ट्रेडिंग में से पैसे बनाना, दैट्स इट। डजंट मैटर वो यूरो यूएसडी से बने, डजंट मैटर वो गोल्ड से बने, डजंट मैटर वो कैट सीएचएफ से बने। यकीन माने गोल्ड से ज्यादा आसान है ट्रेड करना बाकी पेयर्स में। अब जैसे ये कैट सीएचएफ का मैं आज का आपको सेटअप बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आप देखें, ये मार्केट ने टेस्ट किया है, इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनती है, स्वीप स्वीप कर दिया, एसबीटी मॉडल बन गया, यहाँ पे एंट्री बनती है। एसएल कितना बनता है जी, ये एफपीजी पड़ा है, ये एसएल बनता है, 7 पिप का एसएल। पहला टारगेट 3 का, लेट से ये पहला टारगेट बनता है, 1 2 3। यानी आपने अगर $50 का रिस्क लिया तो $150, $150। अगर आपने $10 का रिस्क लिया तो $30 बन गई, कहानी खत्म। कोई इन पेयर्स को ट्रेड करना आसान है बहुत ज्यादा। पता क्यों? क्योंकि इनमें जो ओवरऑल क्राउड की इंगेजमेंट है वो कम होती है, एंड हेंस मैनिपुलेशन भी कम होती है, ट्रेड करना आसान होता है। स्टॉप लॉस छोटे छोटे बनेंगे, स्पेशली छोटे अकाउंट जिनका $1000 से कम है, वो तो मैं तो उनको रेकमेंड करूंगा आप स्टार्ट इन पेयर से करें, गोल्ड की तरफ जाए ही ना। सो ऑल ऑफ दिस डिस्कशन इज अबाउट कि अगर गोल्ड रेंज कर रहा है, बाकी सारे पेयर्स आपके पास हैं, वहां पे देखिए जिधर सेटअप बन रहा है ले, दैट्स इट। गोल्ड को देख रहे हैं यहाँ पे, मार्केट लग रही है पता नहीं कितना मुश्किल है ट्रेड करना। यही खोल के एयूडी यूएसडी खोल कर देखा, इतना आसान है यार ट्रेड करना तो। सो आपने
ये जो गोल्ड के अंदर ये वाला मूवमेंट है, ये वाला जब गोल्ड को ट्रेड करना बहुत आसान नजर आ रहा है, ये वाला मूवमेंट आपने किसी और पेयर में ढूंढना है। जब गोल्ड में ये फ्लैट मूवमेंट आ गया, वो वाला पेयर ओपन करें जो थोड़ा ट्रेंड चल रहा है इसमें, वहां पे ट्रेड ले लें जाके। हो सकता है बाजुकात वो एयूडी यूएसडी हो, बाजुकात जीबीपी जेपीवाई हो, बाजुकात यूएसडी जेपीवाई हो। बात समझ में आ रही है ना? सो यू मस्ट हैव ऑल ऑल द टूल्स। यानी जिस तरह एक प्लम्बर है ना, उसके गोल्ड से मोहब्बत है, ठीक है, यूज करें ट्रेड। लेकिन जब गोल्ड नहीं ट्रेड दे रहा, आपको अरेंज कर रहा है, तो जरूरी तो नहीं है हमने गोल्ड से ही पैसे बनाने हैं। जब बाकी सारी मार्केट्स हैं वहां पे भी उतने ही पैसे बनने हैं। पैसे तो बनेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से। अब आपको वहां पे अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रही है तो बस वहां से ले लें। ठीक है। सो these are the things that you have to keep in mind कि what if a pair goes into a range। फर्ज करें मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि कल को कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई रूल बन जाता है, पैरिटी सेट हो जाती है। ये पैरिटी सेट होती है। गोल्ड की पैरिटी हुआ करती थी, आपको पता है पहले। यानी पर आउंस गोल्ड इज इक्वल टू $30। गोल्ड $30 के इक्वल रहेगा, ये बाद में $60 भी हो गया था। यानी एक आउंस। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि पैरिटीज होती हैं। यानी पैरिटी से मुराद है बाजुकात जो इंटरनेशनल बैंक्स है ना, वो किस चीजों के रेट्स फिक्स कर देते हैं। अ, अब जैसे फर्ज करें, पहले होता था, ये आप, ये आई गेस 90, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी ना, उससे पहले गोल्ड का ना रेट फेडरल रिजर्व ने सेट किया हुआ था। ए पर आउंस इज इक्वल टू $30। बाद में इसको चेंज करके $60 कर दिया। अच्छा, अगर ये हो गया गोल्ड के साथ, आज आज आके जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब एग्री अपॉन कर लेते हैं कि हमने पैरिटी सेट कर देनी है गोल्ड की। लेट्स से $4200 के ऊपर गोल्ड को हमने सेट कर दिया। फिर पता क्या होगा? कैसे कैसे गोल्ड मूव करेगा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यूरो सी एच एफ को आप ओपन करें। आप इसको जाएं वीकली टाइम फ्रेम में। ये पैरिटी यहाँ पे टूटी थी इनकी। ये यूरो सी एच एफ के ना, ये जो मैं आपको पैरिटी की बात कर रहा हूँ, ये पैरिटी सेट हो गई थी इधर। यहाँ पे आप देखें, ये 1.2 का जो प्राइस लेवल है, 1 पॉइंट ये 2, यहाँ पे ये आप देखें, ये ऑलमोस्ट सेट हुई थी। ये तकरीबन ये वही 2012 से 2015 तक ये रही थी। हाँ, 2015 के स्टार्ट में पैरिटी टूट गई थी। बहरहाल, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझे, कि उन्होंने फिक्स कर दिया कि यूरो सी एच एफ का रेट हमने 1.20 पर रखना है। तो क्या हुआ फिर? ये इधर ही रेंज करता रहा 2012 से लेकर 15 तक। 3 इयर्स, 3 साल रेंज करी है इसने। क्योंकि बैंक्स जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, स्विस नेशनल बैंक, दोनों ने एग्री कर लिया कि हमने इस पेयर की ये प्राइस सेट कर दी है, इसको इधर ही रखना है। अगर गोल्ड के अंदर ये कर दिया, गोल्ड की उन्होंने सेट कर दी कि हमने 4200 पे पैरिटी लगा दी है, फर्ज करें, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ट्रेडिंग छोड़ देंगे? गोल्ड मूव ही नहीं करेगा। डेली के 5-10 पे बस मूव करेगा। जैसे ये नहीं है, ये यूएसडी टी वर्सेस यूएसटी, या ऐसा, ये ऐसे अगर हो गया गोल्ड, प्राइस फिक्स कर दी ना सेंट्रल बैंक्स ने। जब ये फिक्स होगी, ऐसे करने लग गया, तो आप क्या करेंगे फिर?
सो ये बात समझा मैं इसलिए रहा हूं आपको कि रियल टाइम में जब आप ट्रेड कर रहे होंगे ना, रियल टाइम में, तो तब आपने ये चीजें फेस करनी है। ये इधर रेंज रही है, इससे पहले आप देखें यहाँ पे ये रेंज रही है। अब इस ये रेंज अनट्रेडेबल होती है ना, इधर नहीं आप ट्रेड कर सकते। ऐसे ये रेंज में नहीं ट्रेड कर सकते, इस रेंज में आप नहीं ट्रेड कर सकते। जब अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको नजर आ रहा है कि वो रेंज कर रहा है पेयर, दैट मीन्स मूव अवे फ्रॉम दिस टुवर्ड्स अदर एसेट्स। गोल्ड पे किसी कंट्रोल नहीं है सर। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, जो गोल्ड की प्राइसेस डॉलर में ट्रेड हो रही है ना, ये यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड हो रही है गोल्ड की प्राइसेस। अगर गोल्ड का रेट पहले फिक्स होता था, गोल्ड फेडरल रिजर्व, जो यूएस फेडरल रिजर्व है ना, इसे गोल्ड के रेट को कंट्रोल किया करता था। फिक्स होता था, पैरिटी जिसे मैं कह रहा हूँ। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें ना, गोल्ड पैरिटी लिख के, गोल्ड पैरिटी विद यूएस डॉलर। ये आर्टिकल सीएमई के ऊपर पड़ा हुआ है, और बाकी जगह पे भी आपको मिल जाएगा। ये आप देखें, यहाँ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इस जगह पे, इस जगह के ऊपर ये आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ें ओवरऑल कि क्या किस तरह से गोल्ड फिर इवोल्व हुआ, इनके प्राइसेस इवोल्व कैसे हुई। गोल्ड का रेट पहले फिक्स किया हुआ था इन्होंने कि डॉलर के हिसाब से क्या रेट होगा, फिर गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाता था दोबारा उसी कीमत पे आ जाता था, थोड़ा नीचे जाता था दोबारा उसी कीमत पे आ जाता था। सो ये दोबारा भी हो सकता है। अभी मैंने कुछ साल पहले की आपको एग्जांपल दी यूरो सीएचएफ की। इस वक्त यूरो सीएचएफ की पैरिटी नहीं चल रही। ये यूरो सीएचएफ फ्रीली ट्रेड कर रहा है ना, ये देखें। लेकिन आप इसको थोड़े साल पीछे ले जाएंगे, जैसे ये है, इस जगह पे, ये यहाँ पे उन्होंने पैरिटी लगा दी थी 3 साल के लिए। फिर यहाँ पे फिर सेंट्रल बैंक ने, स्विस नेशनल बैंक ने मूव वे किया, उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लिक्विडिटी के इशू आ रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर जैसे जिस दिन उन्होंने पैरिटी तोड़ी थी, ये बहुत हिस्टोरिकली क्रैश कर गया था यूरो सीएचएफ बहुत ज्यादा। और दोबारा ये ऊपर नहीं गया। जब ये क्रैश ये किया है, आप इसको जरा हिस्ट्री में उठा के देखें, दोबारा फिर ये ऊपर नहीं गया। उसके बाद ये नीचे ही गिरता रहा। इस दिन जब ये हुआ था, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि उस वक्त था एक्टिवली ट्रेड कर रहा, तो उन्हें याद होगा कि मार्केट, ब्रोकर के ब्रोकर उड़ गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे ब्रोकर से, इतनी बड़ी प्राइस की मूवमेंट आई थी उस दिन जब पैरिटी टूटी थी। ठीक है। ये फिर डिपेंड करता है किस तरह के फंडामेंटल सिचुएशन है। अ, ये अलग स्टोरी है कि क्यों किया गया था, पैरिटी बनाई क्यों थी और पैरिटी फिर टूटी क्यों थी। लेकिन बात करने का मकसद ये है ओवरऑल कि एसेट्स जो हैं, ये फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, और ये सेंट्रल बैंक्स ओवरऑल चला रहे हैं। जब दुनिया भर के अगर सेंट्रल बैंक्स इस बात पे कायल हो जाते हैं किसी चीज के लिए कि हमने फलाने एसेट को इस तरह से लेके चलना है, तो वैसे ही चलेगा। ठीक है। खैर एनीवेज, तो बात करने का ओवरऑल मकसद ये है कि आप फिक्स ना रहें गोल्ड के साथ। गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट है, और मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ आपके सामने, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको बाय सेल करके बैठा हुआ हूँ। लेकिन यू डोंट हैव टू नेसेसरली यही ट्रेड करना। बाकी पेयर्स है, जिस दिन रेंज में है, बाकी पेयर्स को देखें। जिस दिन एयूडी रेंज में है, उस दिन जेपीवाई के पेयर को ट्रेड ले लें उन पे। जिस दिन वो रेंज में है, सीएचएफ वाले पेयर को ले लें। जिस दिन वो रेंज है, तो यूरो के पेयर को ले लें। जिस दिन जब गोल्ड रेंज नहीं कर रहा, तो गोल्ड पे ट्रेड करें। गोल्ड जिस दिन स्लो है, आपको लग रहा है ये ऐसे इधर ही खड़ा हुआ है, तो बस ठीक है, कोई और पेयर ठीक कर लेंगे, ट्रेड ले लेंगे। हमने तो ट्रेड लेनी है ना, पैसे बनाने हैं। दैट्स इट, जिधर से मर्जी आए। तो इन चीजों को आपने देखना है। तो खैर, दिस वाज ऑल अबाउट वो रेंज में क्या करना है, क्योंकि रेंजेस आएंगी, और बहुत बहुत बुरी रेंजेस आएंगी। ये तो अभी रेंज कुछ नहीं है, तो 10 दिन की रेंज है।
चंद देर पहले गोल्ड ने रेंज की थी। ये यहाँ पे ये कितने 3-4 महीने इसने रेंज की थी इस जगह पे। इससे पहले अगर आप जाए तो 2 साल की रेंज थी इसकी। ये आपको वीकली टाइम फ्रेम में नजर आएगा। 2-2 साल भी बाजू का गोल्ड रेंज करता है। ये इसने ये रेंज बनाई थी, ये देखें। 2020 से लेके ये इसी रेंज में रहा था 23 तक। ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। तो रेंज करता है गोल्ड। तो अब रेंजेस के अंदर क्या किया जाए? जब गोल्ड मूव ही नहीं कर रहा तो मूव अवे फ्रॉम गोल्ड, बाकी पेयर्स को ट्रेड करें। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, वॉल्यूम प्रोफाइल का पूछ रहे थे जी। साइकोलॉजी पे मैं अब पूरी की पूरी क्लास होगी लंबी चौड़ी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? किसी चीज को हमने छोड़ा है आज तक ताए साहब? अच्छा, वॉल्यूम प्रोफाइल का पूछ रहे थे कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है और कैसे हम यूज कर सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे जो कुछ भी अब मैं आपको डिस्कस करें दूसरे पेज पे करें। गोल्ड को बहुत कवर कर लिया, आज का दिन बाकी पेज को देखेंगे। अच्छा, वॉल्यूम प्रोफाइल बेसिकली ये टूल है कि आप एक स्पेसिफिक रेंज में इसे लगा के ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पे ज्यादा बाइंग हुई है। यानी जैसे फर्ज करें, ये हमारे पास 1, 2 और ये 3 इस तरह से बना पड़ा है। ये 2 का एरिया है। अब जनरली तो आपको पता है कि इस 2 के एरिया पे आप बाय करते हैं, इस जगह पे। ये अगर आपने ये चेक करना हो कि यार एक्चुअल में जब मार्केट ने 1, 2, 3 बनाया है तो कहाँ पे ज्यादा बाइंग हुई थी, तो ये एक हेल्पिंग टूल होता है। ये यहाँ पे आप देखें ना, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये आपके पास आ गया फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। आपने जहां पे ये हाई क्रिएट किया है मार्केट ने, और जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, यानी रिट्रेसमेंट के स्टार्ट से एंड तक के ऊपर आपने लगा देना है इस वॉल्यूम प्रोफाइल के टूल को। ये ऐसे, ये मैंने लगा दिया। यानी मैंने किया क्या है, मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ। जहां से मार्केट ने यानी हाई क्रिएट किया, रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, वहां से लेके जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वहां पे लगा दिया। रिट्रेसमेंट से लेके जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वहां पे खींच के से ऐसे लगा दिया। अब इसने ना एक दरमियान में लंबी सी एक लाइन यहाँ पे लगा देनी है किसी एक जगह के ऊपर। ये वाइट लाइन, इस वाइट लाइन के ऊपर आप एक लाइन लगा लें, ये ऐसे। ये वही वाइट लाइन आ गई। अब इसको बेशक डिलीट कर दें। अब ये हमें ये बता रहा है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, अप साइड के ऊपर मार्केट गई थी इस तरह से, तो जो हम कहते हैं कि लास्ट कैंडल की ओपनिंग से लेके हाई लो तक हमने जोन मार्क करना है। और डोजी होगी तो विक टू विक मार्क करना है ये एरिया। ये हमारा ये जोन है इतना। इस जोन को हम वैसे जनरली स्ट्रक्चर की मदद से निकालते हैं। तो उस जोन में एक्चुअल में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे पड़ी थी और सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे पड़े हैं, ये वॉल्यूम प्रोफाइल वाली जो हमने अभी लाइन लगाई थी वो हमें बताएगा कि इस लाइन के ऊपर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। ये आपको एक प्राइस डिफाइन करके देता है एग्जैक्ट कि इस जगह पे असल में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से फिर हम जंप देखेंगे। ये आपके लिए एक हेल्पिंग टूल हो सकता है कि अगर आप 2 के एरिया को मार्क कर रहे हैं तो आप इस एग्जैक्ट 2 के एरिया के अंदर कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं। अब वहां पे ये आपको एक आइडिया दे देगा कि किस जगह के ऊपर हमारे पास ये जो है ना ओवरऑल ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे। ठीक है, आपने इसको लगाना कैसे है, 1, 2, 3 बन गया। 1 से लेके जिस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उस कैंडल तक इसको लगा देना है। 1 से खींच के इधर तक लगा देना है। तो हम कहते हैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। यानी जैसे कि अब हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ऐसे 3 बना। 1 के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे हुआ है, तो हमने इसको इस हाई 1 से लेके ब्रीवस तक लगाना। तो अब ये
वन से लेके हम बीओएस तक लगा देंगे। यानी अब ये होता किधर है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, यहाँ पे आप जाएं ट्रेडिंग व्यू में, ये लिखा हुआ है इधर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, वन से इसको वन पे रख के क्लिक करें, खींच के ले जाए, ये बीओएस वाली कैंडल था, ये खुद ही कैलकुलेट करेगा इससे और आपको बता देगा ये वाला पॉइंट वो बन रहा है। ठीक है, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स जस्ट से हम कोई और पेयर देख लेते हैं। लेट्स से कौन सा पेयर, यूरो यूएसडी देख लेते हैं। आ गया, ये यूरो यूएसडी आ गया। जैसे कि अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब आपके पास फर्ज करें जैसे कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री वन है, तो वन से लेके आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक इसको लगा देना है, यहाँ से यहाँ तक। इसको पकड़ें, ये वन आ गया, यहाँ से खींच के आप इसको ले गए ये बीओएस तक। अच्छा, अब ये इसने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मेनली ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है, इस जगह पे ये मैंने लाइन लगा दी। ये अब ये आपको बता रहा है वॉल्यूम प्रोफाइल के ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इस एरिया के करीब से ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा है। अब हमारा जो हमने मेथड सीखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, टू का एरिया, यानी ये वाला एरिया, ये है एरिया। ठीक है, हमारे पास अब हमने एंट्री हमारी बन रही है इस जगह पे, जिसने टेस्ट किया नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ये एंट्री, यहां से हमारी सेल बन रही है, टारगेट पहला थ्री का बन रहा है उसके बाद। ठीक है, ऐसे अब हमारे हिसाब से एंट्री ये है। वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है कि सिग्निफिकेंट जोन, सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये वाला है, ये वाला प्राइस है। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट का ने रिएक्ट जरूर किया है उस एरिया पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखें इस जगह पे इसने एक रेड कैंडल पहले बनाई, यहाँ पर दोबारा से गिरा, यहाँ से गिरा, लेकिन इस जगह पे हम देखें ये यूजफुल नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअल एंट्री एरिया ये था और हमने जो मेथड पढ़ा है उसके हिसाब से एंट्री इधर ही बनती थी। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग हो गया, इस जगह पे इसने गलत थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दी। मार्केट ने रिएक्ट जरूर किया लेकिन ये रिएक्शन हमारे काम का नहीं है इस जगह पे। तो इस वजह से हम मैं आपको ये ज्यादा प्रेफरेबली कहूंगा कि ये एरिया इसको आप यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है। यूज करेंगे आप कंफ्यूज होंगे, यूज नहीं करेंगे तो आपके पास सिंपल सिंपल इधर एंट्री बन रही है। ठीक है, कि इस जगह के ऊपर एंट्री बन रही है। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि यूज कैसे करना है। मेरा आपको मशवरा कि ना यूज करें, नॉलेज की हद तक हाँ ठीक है। ठीक है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल होता है हमारे पास। और फेल्योर ऑफ स्विंग का पूछ रहे थे, फेल्योर ऑफ स्विंग देखिए ये एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती, जैसे कि आप इस जगह पे देखें, ये लेट्स से मार्केट ने वन टू ये थ्री बनाया, ये टू का एरिया का टेस्ट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, थ्री का टारगेट हिट किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया इसने, विक लगा दी इस जगह पे आके ऊपर अप साइड पे, तो ये फेल्योर ऑफ स्विंग है। यानी मार्केट ने एक नया स्विंग नहीं बनाया, फेल टू क्रिएट, मार्केट हैज फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई, इसको हम कहते हैं फेल्योर ऑफ स्विंग। आप इसको रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसके यहाँ पे बैठ के अब सेल लेने लग जाए, लेना चाहें तो ले सकते हैं, यानी जब मार्केट थ्री के ऊपर ब्रेक और स्ट्रक्चर ना करे, विक लगा दे, अब वहां पे जाके 1 मिनट या 5 मिनट में एमएसएस कर दे और कोई एसबीटी मॉडल बनाए, आप ट्रेड ले सकते हैं, ये रिवर्सल की ट्रेड होगी, अगेन ये एंटी ट्रेंड होगा। यानी इस जगह पे जैसे हमारे पास किधर बन गया, ये एरिया आ गया, अब स्वीप करके मार्केट में लेट जस्ट से 5 मिनट में हमारे पास स्ट्रक्चर किस जगह पे शिफ्ट हुआ है, ये इधर बीओएस नहीं किया इसने, टू का ये एरिया, ये एमएसएस किया, अब ये ब्रेकर ब्लॉक लेट से बन गया आप अब रिवर्सल की ट्रेड लेना चाहें तो ब्रेकर ब्लॉक से बेशक लें, डाउन साइड पे सेल साइड पे, लेकिन ये रिवर्सल ट्रेड है, एंटी ट्रेंड ट्रेड है। ठीक है, मैं आपको यही कहूंगा कि आप रिवर्सल की ट्रेड ना लें इसके ऊपर, आप इसको इग्नोर माने बस, फेल्योर ऑफ स्विंग को। क्योंकि ये सब चीजें, ये फेल्योर ऑफ स्विंग का मतलब ये है कि मार्केट में वन टू थ्री बना है, मार्केट ने टेस्ट किया है, बाय की ट्रेड आपको दी, टारगेट हिट किया, टारगेट हिट करने के बाद इसने विक लगा दी,
और नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो अब चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से वापस इस एरिया पे जाएगी, इंड्यूसमेंट वगैरह या ट्रल सोप करेगी और फिर बाय होगी। समझ रहे हैं? इस चीज के चांसेस है। तो अब जरूरी नहीं है कि मार्केट वापस आए ही आए। आती है कई दफा, जैसे यहाँ पे आई है, या जैसे अभी H1 H4 के अंदर भी काइंड ऑफ फेल्योर और स्विंग ही है, 3 का टारगेट हिट कर दिया लेकिन बीओएस नहीं किया। लेकिन बेटर है कि आप अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलें, जब एमएसएस हो फिर ही सेल चल लें, इसके अलावा सेलिंग करने से अवॉइड करें, ऐसे एंटी ट्रेंड करने में। फेलियर और स्विंग होता यही है। यानी इसकी मैं आपको मजीद अगर कोई एग्जांपल्स दिखाऊं फेलियर और स्विंग की, ए, जैसे अब ये देखें, अब ये मार्केट आई है अप साइड के ऊपर, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे फिब का एरिया था, स्ट्रक्चर का, और साथ में एफपीजी भी था, मार्केट यहाँ से आई, सी का टारगेट हिट किया, ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं किया। अब ये क्या है, मार्केट हैज फेल्ड टू क्रिएट अ न्यू हाई इस जगह पे। सो अगर छोटे टाइम फ्रेम में एमएसएस हो, उसके बाद डाउन साइड पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी कि आप नीचे आए, नीचे से बाइंग एरिया से बाय करें और इसको होल्ड करें, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है रादर देन दिस। क्या फेलियर स्विंग को मैं नहीं रिकमेंड करता, ना ही मैं खुद करता हूँ इस पे ट्रेड। हाँ, यूट्यूब पे कोई बंदा पूछे कि अभी अभी कोई ट्रेड सेटअप चाहिए ही चाहिए, तो उसको मैं कह देता हूँ कि ये ले लीजिए, फेलियर स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे आ सकती है डाउन साइड पे। लेकिन ये वो चीज नहीं है जिसके ऊपर हम लेके इसको ट्रेड करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये फेलियर स्विंग होता है। बाकी ट्रेंड लाइंस क्या होती है? ट्रेंड लाइंस बेसिकली हम जो लोज और हाइज के ऊपर हम लाइंस लगाते हैं। ये असल में स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट सबसे पहले इनिशियली ये देखने के लिए कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह से चल रहे हैं। यानी जैसे हमारे पास इस जगह पे हम देखें ना, ये ये लोज बने हुए हैं, हायर लोज मार्केट बना रही है, ये हायर हाइज बना रही है मार्केट, इस तरह से। अब ट्रेंड लाइन इज बेसिकली कि आप इन ट्रेंड्स को, इन लोज को आपस में मिला देते हैं ऐसे, और इन स्विंग हाइज को आपस में मिला देते हैं। ये यानी ये जैसे ये लो है, ये लो है, ये लो है, इनको आपस में आपने मिला दिया, इन तीन लोज को, इसको इसको और इसको। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि ये आपको ओवरऑल बताता है ट्रेंड क्या है। ये जब आप लोज से मिलाते हैं इसे, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये ट्रेंड इसका बुलिश है। अब द आइडिया ये है, जो ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं ट्रेडर्स, कि अगर मार्केट इस तरह बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ये तो ये एक ट्रेंड, इनके हम लोज को मिला दें आपस में तो एक लाइन जो बन रही है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो इसका मतलब है रिवर्सल आ गया। लेकिन ये बात हमने सीखी है बड़ी डिटेल से कि असल में तो ट्रेंड रिवर्स होगा तो वो तो जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाए नीचे लेकिन स्ट्रक्चर पड़ा है, तो मार्केट स्ट्रक्चर के एरिया से बाय जाएगी। ट्रेंड लाइन वालों का यहाँ पे ऐसा होगा। जैसे अभी यही इसी ट्रेंड लाइन की बात करें, मार्केट बुलिश जा रही है, आपने लोज को मिलाया, ट्रेंड लाइन लगाई, ट्रेंड लाइन ने ब्रेक कर दी है। अब टेक्निकली ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर आप सेल हो गए। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे कि यार नीचे तो असल में H4 का बाय का एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, हम H4 के बाय के एरिया के ऊपर कैसे सेल कर सकते हैं, ये तो बाय है यहाँ से। तो ट्रेंड लाइन वाला अब यहाँ से सेल करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर वाला कहेगा नहीं, सेल नहीं है, अभी बुलिश है मार्केट। समझ रहे? अब जैसे कि ये आपके पास हमने कहा कि ये ट्रेंड लाइन है, हमने लोज को मिलाया, ये ट्रेंड लाइन बन गई इस तरह से। ये अब जब ये ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन ट्रेडर कहेगा ट्रेंड ये टूट गया नीचे, लेकिन एक स्ट्रक्चर वाले को पता है कि ये तो स्ट्रक्चर पड़ा है यहाँ से, तो मार्केट ने ऊपर जाना है। सो अगर तो ये ऐसी कंडीशन हो कि मार्केट में ये ऊपर चल रही है,
अपसाइड के ऊपर ये, और ये ट्रेंड लाइन इस तरह से चल रही है, और मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करे और साथ ही स्ट्रक्चर भी ब्रेक करे, हाँ उस वक्त आप कह सकते हो कि हाँ अब ट्रेंड टूट गया, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी और टू भी ब्रेक कर दिया, फिर हम कहें उस वक्त ट्रेंड लाइन चलेगी। जब ऐसा नहीं है, जैसे कि अब हम इन लॉज को यहाँ पे लगाएं इस तरह से, अब ट्रेंड लाइन ब्रेक किया लेकिन स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया, टू एरिया पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर का, मार्केट नहीं रिवर्स होगी। जैसे कि अब इन लॉज को अगर हम लगाएं यहाँ पे, ट्रेंड लाइन तो ब्रेक की लेकिन स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया, इसका मतलब है कि नहीं, रिवर्सल नहीं आएगा। ठीक है। सो जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो साथ में स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो, जैसे कि अब हम यहाँ पे देखें, अब मैं इन हाइज के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगाऊं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, लेकिन उस जगह पे आप देखें ये वन, ये टू, ये थ्री, ये टू के ऊपर भी ब्रेकआउट हो गया। अब इस जगह पे आप देखें ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ साथ। अब इस जगह पर ट्रेंड लाइन आप देखेंगे वर्क की। सो जब भी जब कोई भी चीज है, कोई भी पैटर्न है, ये स्ट्रक्चर के साथ बनेगा तो वर्क करेगा, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बनेगा तो वर्क नहीं करेगा। इट्स ऑल अबाउट कि चीजें स्ट्रक्चर के साथ कैसे अलाइन हो रही हैं। अगर तो ये अलाइन होकर चलती हैं स्ट्रक्चर के साथ तो ठीक है, नहीं चलती तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगाऊं, इन हाइज को मिलाऊं, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, आपको लगेगा कि यार ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, टेस्ट किया, ऊपर गई मार्केट, लेकिन असल में अगर हम देखें तो ये तो असल में ट्रेंड लाइन के साथ स्ट्रक्चर भी वन, टू, थ्री, फोर, फाइव वेव बना, और टू का टेस्ट हुआ फिर मार्केट ऊपर गई। तो जब ट्रेंड लाइन और स्ट्रक्चर दोनों ब्रेक होते हैं तब रिवर्सल आता है। अगर अकेली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो फिर नहीं आता रिवर्सल, जब स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट हुआ। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ट्रेंड लाइन, अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है, स्ट्रक्चर ही हमें पता होना उसके हिसाब से बाय। ट्रेंड लाइन जब आप यूज करना स्टार्ट अगर करेंगे, मैंने बहुत किए हैं इन द स्टार्ट, तो आप ट्रेंड लाइनें ही लगाते रहेंगे। यानी आप इसको, मैं अगर आपको दिखाऊं जैसे गोल्ड के ऊपर ही, मैं H4 पे आप चले जाएं, ये H4 आ गया, ये, अब यहाँ पे आप हाइज लोज पे ट्रेंड लाइंस लगाना शुरू करें, यानी आप इन लोज पे, ये आपने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है, उसके बाद आपने इस हाई पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दी, उसके बाद आपने ये ट्रेंड लाइन लगा दी, ये यहाँ पे, उसके बाद आपने ये ट्रेंड लाइन लगा दी इन हाइज के ऊपर, उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दी इन लोज को मिला के, ये ट्रेंड लाइन लगा दी, उसके बाद आप इन हाइज को लगा दें, ऐसे ये ट्रेंड लाइन लगा दें, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दें, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दें इस जगह पे, आप इधर ये ट्रेंड लाइन लगा दें लोज को मिला के, आप इन लोज को मिला दें, फिर इन लोज को मिला कर ट्रेंड लाइन लगा लें। आप लगा ही दें, बैठ कर ट्रेंड लाइन नहीं लगाई दें, ये है, खेलते रहें ट्रेंड लाइनों के साथ, इधर लगा दें ट्रेंड लाइन ऐसे। फायदा क्या, ट्रेंड लाइनें तो लग ही जाएंगी, यहाँ पे भी लगा दें, ये इसको इन दो हाइज को मिला दें, फिर इसको इसको मिला दें आपस में। चार्ट के ऊपर लाइनें तो होंगी लेकिन ट्रेड नहीं होगी फिर। ठीक है, सो आप इनको सपोर्टिंग यूज करें, अगर सपोर्टिंग ये आपके साथ चल रही है आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ तो ठीक है, यानी कहीं पे स्ट्रक्चर का लेवल है बाय का, वहां पे कोई बाय की ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जैसे ये आपके पास लेट्स ये टू का एरिया है बाय का, यहाँ पे आपके पास कोई सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन भी है, हाँ आप ये यूज कर सकते हैं, करें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ना एनालिसिस की हद तक ठीक है, चार्ट को कॉम्प्लेक्स करने की हद तक ठीक है, बस। यानी चार्ट पे आप अपने आप को एनालिस्ट बनाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ, उसके लिए ठीक है, दिल को खुश करने के लिए।
उसके अलावा ट्रेंड लाइन का कोई यूज केस नहीं है। उसके अलावा ट्रेंड लाइन जो है ना, जस्ट अ नॉइस। कैन गोल्ड रिजेक्ट फ्रॉम दिस प्राइस? देखें, H1 का स्ट्रक्चर पड़ा है इस जगह पे। ठीक है, हो सकता है अब इधर रेंज करने लग जाए दोबारा से, लेकिन ये सेल करने का एरिया बेटर नहीं है, क्योंकि H4 का नीचे बाय का स्ट्रक्चर पड़ा है। हम तो कह रहे हैं कि H4 का बाय का स्ट्रक्चर है, वहां पे जाके H1 का स्ट्रक्चर बुलिश हो जाए। मैं तो MSS का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद बुलिश साइड के ऊपर। सही है। अच्छा, तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से मुराद है कि जब मोमेंटम मार्केट का रेट ऑफ चेंज डिफरेंट हो और प्राइसेस की मूवमेंट डिफरेंट हो। मोमेंटम, यानी मोमेंटम को मेजर करने, मोमेंटम से मुराद होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज यानी आप माइनस कर देते हो प्राइस मूवमेंट को, प्राइस डिफरेंस जो आ रहा है उसको डिवाइड कर देते हो टाइम पे, डिवाइडेड बाय टाइम। ये निकल आता है आपके पास मोमेंटम। मोमेंटम इसे कहते हैं हम। ठीक है, मोमेंटम तब्दील होता रहता है। मोमेंटम को मेजर करने के ना बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग व्यू पे। आप यहाँ पे जाके सर्च करें मोमेंटम के नाम से, या आप MT4 में जाएंगे ना, वहाँ पे मोमेंटम लिखेंगे, मोमेंटम के ना बहुत सारे आपको टूल नजर आ जाएंगे। ठीक है। अब मोमेंटम के कौन कौन से टूल होते हैं? सबसे पहले आपके पास सबसे जो फेमस है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। ये मोमेंटम को मेजर करता है टूल। तो सेटिंग सेटिंग के अंदर जाके इसको ये खत्म कर दें इसका। हाँ, ये अब ये RSI ये ना मोमेंटम बता रहा है कि जब ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब है मार्केट में तेजी आ रही है। ये नीचे जब आ रहा है ये रेट ऑफ चेंज है, सिंपल जबान में रेट ऑफ चेंज आपको बता रहा है। अब जनरली RSI को इस्तेमाल किया जाता है कि जब मार्केट चले जाती है ना, ओवरबोट हो जाती है, यानी ये 70 से ऊपर चले जाए, ओवरबोट है। 30 से नीचे आ जाए तो ये ओवरसोल्ड होती है, इस तरह से। 30 से नीचे आ जाए इसका मतलब है मार्केट ने ऊपर जाना है। 30 से ऊपर चले जाए तो इसका 70 से ऊपर चले जाए इसका मतलब मार्केट ने नीचे आना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये असल में ना बनाया गया था ये टूल स्टॉक मार्केट के लिए। ये ओवरबोट ओवरसोल्ड है ना, ये स्टॉक स्टॉक मार्केट के लिए बनाया गया था। लेकिन ये, अब जाहिर सी बात है, देसी देसी तरह के लोग होते हैं, इधर से बात सुनते हैं उसको वेरीफाई नहीं करते, आगे फैला देते हैं उसी को। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया इसको, फॉरेक्स मार्केट में मशहूर कर दिया। अब मतलब वो कम इल्मी इतनी ज्यादा है लोगों के अंदर कि फॉरेक्स मार्केट को के अंदर भी वो बात करते हैं ओवरबोट और ओवरसोल्ड की। हालांकि अगर वो थोड़ा सा अक्ल को लगाए उन्हें समझ आएगा कि फॉरेक्स तो है ही एक्सचेंज रेट डिफरेंस। एक प्राइस, एक करेंसी की प्राइसेस का दूसरी करेंसी के लिहाज से एक्सचेंज रेट है ना, यूरो का USD के लिहाज से, गोल्ड का डॉलर के लिहाज। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो गई अभी स्टार्ट दोबारा से। अच्छा, सो मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इसमें प्राइसेस होती हैं एक्सचेंज रेट का डिफरेंस। इसमें बाइंग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, लेकिन वो यूज करते हैं लोग। अब कम इल्मी है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी लोगों में। तो ये असल में ना टूल बनाए, इसकी आप फार्मूला जाके देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के लिए है। क्योंकि स्टॉक एक्चुअल में ओवरबॉट ओवरसोल्ड होते हैं, क्योंकि स्टॉक एक एक्चुअल में एक ही पॉइंट चीज है ना। जैसे आप कह लो कि एप्पल्स हैं, अब एप्पल्स की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, आप एप्पल्स को कह सकते हो यार ये कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, ओवरबॉट हो गई हैं, बहुत ज्यादा खरीदारी इसकी कर ली गई है। स्टॉक्स ऊपर जाते हैं उसको आप कह सकते हो ओवरबॉट हो गए, स्टॉक नीचे जाते हैं उनको आप ओवरसोल्ड कह सकते हो। लेकिन एक्सचेंज रेट्स में आप ये नहीं कह सकते। एक्सचेंज रेट में
ये ऐसे नहीं होता। अब जैसे यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, ये असल में ये नहीं है कि यूरो को बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है। ये असल में एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है। ये हो सकता है कि डॉलर के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, डॉलर की डिमांड कम हो गई है, परसीव्ड वैल्यू कम हो गई है, जिससे यूरो ऊपर जा रहा है। तो हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि यूरो बाय हो रहा है। अगर यूरो बाय ही नहीं हो रहा तो वो ओवरबोट कैसे हो जाएगा? यानी कॉमन सेंस है ना ये। बहरहाल, तो स्टॉक मार्केट के लिए ठीक है ये बात। फॉरेक्स मार्केट के लिए ये बात ठीक नहीं है। बाकी रही बात डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंस है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम से मुराद होता है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अब दिखाऊं, कोई 1 मिनट वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रिसेंट कोई। असल में ये लफज है कन्वर्जेंस, जिसको गलत उलाम में डाइवर्जेंस कहा जाता है। कन्वर्ज, कन्वर्ज कर जाना मार्केट का, यानी कन्वर्ज कर जाने से मुराद ये है कि अब जैसे ये कीमतें गिरी, अब आप देख रहे हैं ये गिरने की स्पीड तेज है। यहाँ पे आरएसआई तेजी से नीचे जाएगी। अब उसके बाद प्राइसेस दोबारा आई नीचे। ये लो ब्रेक किया इसने, लेकिन पहले गिरने की स्पीड ज्यादा थी। अब गिरने की स्पीड क्या हो गई है? कम है, गिरी है प्राइसेस। ये जो स्पीड है ना, मोमेंटम है। अब आप ये देखें, अब यहाँ पे स्पीड कम है, ज्यादा टाइम लेके गिरी है। यहाँ पे कम टाइम में गिर गई मार्केट, 2 कैंडलों में गिर गई है। तो ये आपको दोनों की प्राइसेस में ये स्पीड में डिफरेंस दिखाएगा। यहाँ पे तेजी थी, लेकिन यहाँ पे जब गिरी है तो उतनी तेजी नहीं है। मोमेंटम, प्राइस गिरी है लेकिन प्राइस गिरने का जो मोमेंटम है वो पहले ज्यादा था, अब कम है। कन्वर्ज कर गई हैं प्राइसेस, मोमेंटम और प्राइसेस इटसेल्फ कन्वर्ज कर गई हैं, जिसको आम जुबान में कहते हैं, गलत उलाम में डाइवर्ज, डाइवर्ज कर गई हैं। डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज। डाइवर्ज का मतलब तो होता है फैलना ऐसे, कन्वर्ज का मतलब होता है सिमटना। अब मोमेंटम सिमट गया है, कम हो गया मोमेंटम, तेजी कम हो गई, कन्वर्ज हो गई है। सो ये बताता है कि सेलिंग जो है ना वो वीक है। सेलिंग अब जब दोबारा आई है वो वीक है, कम कम स्ट्रेंथ के साथ आई है। ये जनरली होता कब है? जब आप किसी सपोर्ट वगैरह के ऊपर हो, यानी आप इस जगह पे कोई, हो सकता है 5 मिनट की या 15 मिनट की कोई सपोर्ट हो, जैसे ये यहाँ पे कोई डिमांड शिमांड आ गई, डिमांड के ऊपर आके जो पहले सेलिंग हो रही थी, वो सेलिंग की स्पीड कम हो जाती है। अब उस जगह पे ये देखें, जिसको आप मोमेंटम से देख सकते हैं। ये ना भी हो, इसको डिलीट भी कर दो, तो आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा कि पहले तेजी से मार्केट आगे गिरी है, फिर स्लोली गिरी है। पहली 2 कैंडलों में इतनी बड़ी मूवमेंट थी, अब 2 कैंडलों में थोड़ी मूवमेंट आई है सेल की। ये वैसे भी पता चल ही जाएगा। पर लेकिन आप इन चीजों में, इन चक्रों में ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर डालते जाएंगे, चीजें कंफ्यूज होती जाएंगी, फायदा कोई नहीं है उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव, अब ये मोमेंटम आप किसी भी इंडिकेटर से देख सकते हो। ये सेम काम आरएसआई करेगी, वही काम मैकडी करेगा, वही काम स्टोकेस्टिक करेगा। ये सारे के सारे, इनके सारों की ना कैलकुलेशन सेम है, सारे मोमेंटम के इंडिकेटर ही होते हैं। आपको जरूरत नहीं है इन सारी चीजों की, आपने सिंपल बस उन्हीं चीजों पे चलना है जो आपको सिखा दी है ओवरऑल। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार था। मॉर्निंग इवनिंग स्टार देखिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, यानी कैंडलस्टिक, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, कैंडल्स लेट से प्राइसेस गिर रही हैं, ऐसे बेरिश कैंडल्स बन रही हैं। ये यूं, ये बेरिश कैंडल्स बन रही हैं इस तरह से।
सेलिंग आ रही है। अब मार्केट किसी सपोर्ट के ऊपर आ जाती है इस तरह से। सपोर्ट के ऊपर आने के बाद सेलिंग वीक हो जाती है, यानी यहाँ पे एक कैंडल इस तरह से आ जाती है डोजी। अब इसमें बायर भी आ गए हैं, सेलर भी हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जोर लगा रहे हैं। टग ऑफ वार। टग ऑफ वार चल रही है, यानी सेलर नीचे को खींच रहे हैं, बायर अब दोबारा इसको ऊपर को खींचने लग पड़े हैं। फिर अगली कैंडल के अंदर बायर दोबारा, अब यहाँ इससे मुराद है अब सेलिंग वीक, जो सेलर्स हैं वो वीक हो गए हैं। अब आगे बायर आते हैं। बायर अगली कैंडल में इसको प्राइसेस को ऊपर खींच के ले जाते हैं और बाय की कैंडल बना देते हैं। अब ये जो कैंडल, ये जो तीन कैंडल के दरमियान ये पैटर्न बन गया है, जिसमें एक सेल की कैंडल है, फिर एक डोजी है, फिर बाय की कैंडल है, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। सुबह का तारा, सुबह का स्टार, मॉर्निंग स्टार, यानी अब खुशहाली आने वाली है। मॉर्निंग होगी, अब कीमतें ऊपर जाने वाली हैं। सिमिलरली इवनिंग स्टार से मुराद है कि जब प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, बायर स्ट्रेंथ में है, बायर्स आर इन कंट्रोल, किसी रेजिस्टेंस पे आते हैं, सेलर आ जाते हैं। सेलर प्राइसेस को नीचे खींचते हैं, बायर ऊपर खींचते हैं, लेकिन एक टग ऑफ वार का रिजल्ट क्या आता है? इनडिसिसिवनेस। इनडिसेसिव हो जाती है मार्केट, किसी की भी साइड पे नहीं है। अगली कैंडल में सेलर ज्यादा कंट्रोल करते हैं मार्केट को, और प्राइस एक बेरिश कैंडल बना देते हैं। तो ये जो तीन कैंडल्स, एक बाय की कैंडल दरम्यान में डोजी और फिर एक सेल की कैंडल में ये जो पैटर्न बनता है, ये इवनिंग स्टार कहलाता है, शाम का तारा। इसके बाद रात आने वाली है, गिरने वाली है कीमतें। और ये नाम रखे हुए हैं, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर बन जाते हैं लेवल्स के ऊपर, तो ये आपके साथ पास एक अच्छा सपोर्टिंग एविडेंस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर के किसी लेवल के ऊपर आपको मॉर्निंग स्टार बन जाए, या जैसे अब ये देखेंगे एक इवनिंग स्टार बन गया ये रेजिस्टेंस के लेवल पे, बाय की कैंडल, फिर डोजी, फिर सेल की कैंडल, ये इवनिंग स्टार बन गया। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग स्टार सपोर्ट के अलावा बनेंगे तो ये नहीं सही से चलेंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बेरिश साइड के ऊपर मार्केट आ रही है, फाइव वेव बना रही है, मॉर्निंग स्टार बना देता है, तो वो नहीं चलेगा ना ऊपर को। तो मेन अगेन वही बात आ गई कि स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के साथ ये चीजें बन रही हैं तो ठीक है, स्ट्रक्चर के बगैर बन रही हैं तो बस ये नहीं चलेंगी। ठीक है, अब आप देखें ना कि मिसाल के तौर पे किसी किसी स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉर्निंग स्टार कहाँ पे बना है। ये अब जैसे यहाँ पे आप देखें, ये मॉर्निंग स्टार बन गया। अब स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पे डिमांड है, फिब का भी एरिया इधर था, वहां पे आके मॉर्निंग स्टार बना तो चल गया। समझ रहे? यानी जब ये स्ट्रक्चर के साथ चल बनेंगी चीजें तो चल जाएगा। अब ये टू का एरिया, यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार बन गया टू के एरिया का टेस्ट करके, ये मॉर्निंग स्टार बना, मार्केट चलेगी ऊपर। तो यानी मॉर्निंग इवनिंग स्टार कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रक्चर के साथ बनेंगे तो मार्केट आपको बताएगी ऊपर जाना है। ना भी बने तो वैसे भी आपको पता ही है टू का लेवल है, यहाँ से बाय जानी है। बन जाए तो ठीक है, ना बने तो फिर भी बाय ही जाना है। अब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार नहीं बना, ये स्ट्रक्चर है, तो मार्केट गई बाय। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार नहीं बना, स्ट्रक्चर का लेवल है, तो मार्केट गई बाय। समझ रहे? यानी जब स्ट्रक्चर के साथ कोइंसिडेंस हो गया, एक हाथ साथी तौर पे स्ट्रक्चर के लेवल पे मॉर्निंग इवनिंग स्टार बन गए, तो ये चल जाने हैं। नहीं स्ट्रक्चर के बगैर बने हैं तो फिर ये नहीं चलना। दैट्स इट। तो इस वजह से ये वो तमाम चीजें जिनका कोई एज सच हकीकत में फायदा नहीं है, मैंने वो कोई भी चीज आपको डिस्कस ही नहीं की। यानी मैंने आपको मूविंग एवरेजेस का नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि उनका फायदा कोई नहीं होना। मैंने आपको आरएसआई का नहीं बताया, बताने को मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा? आपकी, आप एक मेथड सीख के बैठे हुए हैं ओवरऑल हर चीज के साथ, वो आपकी साइकोलॉजी, वो मेथड, वो चीजें देखने का अंदाज वो खराब हो जाएगा।
बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैंने वो बातें बस मेंशन ही नहीं की जो जरूरत नहीं है। इस एमएसएस पे ये है ना, एमएसएस ये क्यूएमएल है, साथ में सप्लाई एरियाज के साथ अलाइन हो रहा था, वहां से सेल है और क्या है। ये डोजी वाला है ना, तो विक टू विक मार्क करेंगे क्यूएमएल के साथ अलाइन हो रहा था। खैर एनीवेज, ईएमए वगैरह इन सारी चीजों को बस जो आपको टेक्निकल पढ़ाए हैं, जो रूल्स पढ़ाए हैं वो आपने वैसे ही चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यही है बस, समझ लें सब कुछ। ठीक है, एयूडी यूएसडी का आप स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। हाँ चल देख लेते हैं एयूडी यूएसडी का स्टॉप लॉस। अब आप ये देखें ना, ये है मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाला। अब हमारे पास पहला ये पहला टेस्ट किया है मार्केट ने, देखे ना मिटिगेटेड है सारा का सारा। जाहिर सी बात है, इसको स्वीप करेंगे तो हम बाय करेंगे। और ये मार्केट ने सपोर्ट बनाया, इंड्यूस किया, स्वीप करके ऊपर क्लोज कर दिए, तो बस यहाँ से बाय है। एसएल जोन से नीचे ये एफपीजी पड़ा है, इधर एसएल लगा देगा, ये बाय बन गई, इधर एसएल बन गया। अच्छा जी। प्रो फॉर्म पे करेंगे जी, बात बाद में करेंगे फिलहाल। तो सर एल्गो कॉपी के बारे में इस पे करेंगे ना, ये सारी चीजों पे बात ब्रोकर पे भी करेंगे, बात करेंगे। स्कैल्पिंग टारगेट शुड बी 1/2। हाँ 1/2 ठीक है, 1/2 मोर देन इनफ है, 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, इनफ होते हैं। बहरहाल, अब आपने ये पता क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, जो जिन्होंने नोट्स बनाए हैं या जिन्होंने नहीं बनाए, वो आप सब नोट्स बनाएं। और नोट्स बना के ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस पूरा का पूरा जो मेथड है वो मुझे शेयर करें ओवर द वीकेंड। नहीं वीकेंड तो नहीं है, बल्कि आपकी परसों क्लास है एक, परसों क्लास से पहले करें सर। मुझे वो सेंड करें, मैं वो देखूं, फिर हम आगे चलें, फंडामेंटल्स पे बात करना शुरू करें, फंडामेंटल्स की क्लासेस को स्टार्ट करें फिलहाल। उसके बाद फिर हम देखेंगे बाकी चीज़ों। नोट्स कैसे बनाने हैं, मिर्जा एफएक्स मैंने आपको वो क्वेश्चन देखा हुआ है, जो आप कह रहे थे क्रिप्टो वगैरह का, ये भी बताएंगे। ये जो अभी लास्ट पे मेल सेंड की है उस पे आपने करना है, अगर एच यूरो यूएसडी में स्ट्रक्चर मार्क कर लें। आगे किया तो है, अभी कर लेते हैं दोबारा से। यूरो यूएसडी, यूरो में ना असल में आप देखें, डेली से स्टार्ट करें, तो डेली का ये एक स्ट्रक्चर का लेवल पड़ा है, ये वाला टू का एरिया। इस टू के एरिया के अंदर जाहिर सी बात है हमने सेल ही देखना है H1 में। अभी रिसेंट देखें तो मार्केट ने ऊपर जाते हुए 5 वेव बनाई है, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे। अभी ये एक कैंडल और इस लो के नीचे क्लोज करेगा ना, एक कैंडल और, फिर H1 में सेल साइड पे एमएसएस होगा, क्योंकि इसने 5 वेव ऊपर को बनाई है। अब ये ऊपर क्लोज करता है अगर, तो फिर हमें लगातार 2 कैंडल चाहिए, फिर हम सेल साइड पे होंगे। अगर H1 SBT1 के बाद 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, तो ब्रेकआउट करने के लिए सेम 1 मिनट के एनवीडी के वीडियो देखेंगे,
नहीं, H1 की देखेंगे ना, H1 की, जिस जगह पे भी किया है, जैसे भी नोट्स बनाए हैं हमारे साथ, जो बेस्ट होंगे वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। अ, ये डिमांड अभी अनमिटिगेटेड ही है राजन, जो आपने कहा है पहली पिक्चर में। ठीक है। जी अभी वैलिड है ये वाला भी, जो आपने कहा है ये वैलिड है या नहीं। अभी ये कैंडल जो चल रही है अभी नीचे क्लोज है ना, ऊपर क्लोज करती है फिर से ये वैलिड हो जाएगा सेकंड पिक्चर में। इनसाइड सप्लाई को नहीं देखना, अपने हाईएस्ट कैंडल को ही देखना है रंजन। एंड उसके बाद क्या नाम है, इंड्यूसमेंट वो वैलिड ही है। ठीक है, थर्ड पिक्चर में इनसाइड सप्लाई नहीं, आपने हाईएस्ट पे देखना है। जी जहां से साहब आप भी क्वेश्चन सेंड कर दें, मुझे रिव्यू करने करने हैं, टाइम लगे जाएगा, मेरा एनुअल लीव है 15 से, इसके बाद फाइनल करूंगी नोट्स। ठीक है। ऑलराइट। ऐसे जी बिल्कुल ऐसे ही है वासी साहब। कैन वी ट्रेड ऑन जनरल सपोर्ट? नहीं, अकील साहब नहीं, वो नहीं करेंगे हम। 5 वेव में वन कैंडल ब्रेक हो तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है ना। 5 वेव में हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, एक कैंडल हो, बिल्कुल ताहिर साहब। सिर्फ डेली वीकली का इम्पल्स पकड़ा हो तो ट्रेड बहुत अच्छी होती है, लेकिन डेली के रिट्रेसमेंट में H1 में ट्रेड हो तो ऐसा लगता है, तो फिर इम्पल्स में ट्रेड करें डेली की, अगर सिर्फ डेली इम्पल्स हो तो रिट्रेसमेंट में मुश्किल हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, आप बेशक वही करें, बेशक इम्पल्स को ही करें हमारे साथ। और ये पर्सनल चॉइस है, हाईएस्ट बुलिश क्लोज एंड हाईएस्ट विक बिफोर द रिट्रेसमेंट। सर अगर रिट्रेसमेंट से पहले लंबी विक हो तो जोन में इंक्लूड होगी। न्यूज वगैरह की बहुत लंबी विक है तो फिर इग्नोर कर दिया उसे। सर अगर 2 पे और 5 में, फिर 5 वेव को देखेंगे मुस्तफा साहब। यूएसडी पे जेपीवाई में आपको कैसे पता कि डेली के लेवल तक रिट्रेस करेगा? H4 के लेवल को आप देख रहे थे यार, यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं H4 का कौन सा लेवल था। नहीं, H4 में तो इसने एमएसएस कर दिया था ना, 5 वेव बना दी थी, देखें वरुण, ये देखें 1 2 3 4 5, इसने 5 वेव बना दी थी, तो फिर इसलिए ये H4 का 2 इग्नोर किया था, इसलिए हम डेली का वेट कर रहे थे। जी ये स्टिल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है वेंकट साहब। कोई भी एक पे लेता है प्लीज उसको फुल एसएलटीपी फॉर सिली क्वेश्चन। कोई भी एक पे लेता है। अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि कोई भी किसी भी एक पेयर पे फुल उसका एसएलटीपी का बता दो, कोई भी जो आज का सेटअप बनना है। ये अभी यूएसडी जेपीवाई खोला है, इसी को देख लेते हैं। देखे ना यहाँ पे, ये एंट्री बनी है आपके पास। ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना पहले, उसके बाद इस कैंडल ने इसको टेस्ट किया है, ये स्वीप करके ऊपर क्लोज हुई है। तो हमारे पास एंट्री बनी है, एसबीटी मॉडल बना इस जगह पे। ये जब स्वीप इसने नीचे करके ऊपर क्लोज कर दी तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ये बाय, ये हमारे पास इस जगह पे एंट्री बनी। एसएल कितना लेवल से नीचे, ये एफवीजी है तो ये एसएल बन गया हमारे पास। ए, ये ये स्टॉप लॉस बन गया। अब टारगेट क्या रखना है? पहला टारगेट 3 है, नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तो अगली नेक्स्ट रेजिस्टेंस को रखें। ठीक है, इस जगह पे बेशक टारगेट रख ले, बेशक आप इसे जब तक दोबारा से एमएसएस नहीं होता तब तक इसे रखें। उसके बाद
दोबारा से मार्केट ने अब इस जगह के ऊपर आता है, ये यहाँ से फिर से बाय। जब तक एमएसएस नहीं होता आप इसको होल्ड रखें। हम वैसे भी क्योंकि डेली का है, डेली के लेवल से निकला है तो डेली के 3 तक का इसका वैसे टारगेट बनता है डेली। डेली के लेवल से निकला है तो डेली का जो 3 है वहां तक इसका टारगेट बन रहा है। ये 3 पड़ा है डेली का, यहाँ तक इसका टारगेट बन रहा है, इस जगह तक, डेली के 3 तक मेन। हर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं हमारे साथ, H1 में भी देख सकते हैं, हर टाइम फ्रेम में जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं आप। मैंने कहा नो बडी, नो वन नोज, अगर आती है तो फिर हम इस पे ट्रेड लेंगे। जरूरी नहीं है कि मार्केट आई ही है। अकील साहब, कोई भी नहीं, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं, कोई खास नहीं है। मैंने तकरीबन, आप ये समझ लें कि हर जगह से ही सीखा है, कोई एक नहीं है। जो इवेंचुअली ये जो मेथड है ये खुद का ही बनाया हुआ है सारा, ये सारे रूल्स, ये एसबीटी मॉडल्स, हर एक चीज ये खुद की बस बनाई हुई है। खुद ऑब्जर्व कर करके, खुद ट्रेड कर करके, बार बार मार्केट्स को देख के सालों तक, ये सब कुछ खुद का बनाया हुआ है। हमने एसएल जोन के नीचे पीडीआरए तक रखना होता है, लेकिन जब इंड्यूसमेंट होती है तो विक नीचे जाती है, तो अब एसएल पीडीआरए, पीडीआरए के हिसाब से ही होगा हमारे साथ। नहीं, ये जोकर साहब, ये देखें, आपने ये गलत तरीके से मार्क किया हुआ है कि 5 वेव इधर बनती है। ये देखें, 1 2 3 4 और 5, 5 वेव के बाद हमारे पास 1 का एरिया बनेगा। अब ये देखें ना, ये तो इसके अंदर ही है विक, तो ये तो नहीं विक काउंट होगी हमारे पास। ये स्ट्रक्चर कैसे काउंट होगा फिर? ये देखें, ऐसे काउंट होगा। नहीं, 1 बना, उसके पहले लो कौन सा लगा, ऐसे, ये लो लगा, ये उसके अंदर, ये ऐसे, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और ये 5, ऐसे, ये है। तो 1 का एरिया ये बनेगा, 2 का एरिया ये बनेगा। नहीं, जहां पे सेटअप बन जाए हमारा सब, जो जिस तरह से आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंगली इधर सेटअप, डायरेक्शनल स्ट्रक्चर को, कि आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ, उस टाइम फ्रेम में आप कर देख सकते हैं। हर टाइम फ्रेम में डायरेक्शनल स्ट्रक्चर के रूल्स वैसे ही लगेंगे। मोहम्मद साहब, उसको इग्नोर करें हमारे साहब। चलिए जहाँ से सब, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये, अब मुझे फिर लाजमी याद करवाइएगा। 2017 से सलमान साहब। तो फिर फिब के जरिए से सलमान सिंह साहब, फिब के जरिए। आई वॉज लुकिंग एट 4 आवर मिटिगेशन ब्लॉक, बट इवन बिफोर मार्केट रिट्रेस टू दैट लेवल, आपने यूट्यूब पे एनालिसिस करते ही बोल दिया था कि डेली का मिटिगेशन जोन तक आएगा। इंड्यूस, अच्छा मैं इसको देख लेता हूँ, एक सेकंड वरुण, वरुण साहब। इंड्यूस में मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई भी हो जी, हो सकता है। ट्रेड होल्ड करने में प्रॉब्लम, ये हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में देखेंगे। 2017, जोकर साहब, रिमाइंड को बोला था गोल्ड, 5 मिनट वाला आपने रिमाइंड को बोला था गोल्ड पर, कौन से वाला?
कौन सा रंजन साहब, 5 मिनट वाला? ये हमारे साथ ब्रोकर पे हम ना डिटेल से बात करेंगे। डिटेल से हम इस पे बात करेंगे। वरुण साहब मुझे याद नहीं है, मैंने आपको 5 वेव से पहले ही बता दिया था कि दिल्ली पे आएगा। मुझे जेहन में नहीं आ रहा, मैंने कुछ चीज देख के बताया होगा। अब वो चीज मैंने देखना पड़ेगा, मैंने क्यों कुछ चीज देखी होगी तो बताया होगा ना कि दिल्ली पे ही आएगा। अब वो मैं फिर देख के, अब मुझे वो बताइएगा किस जगह पे, किस टाइम, किसने पूछा था क्वेश्चन। ऐसे तो मेरे जेहन में अब नहीं आ रहा कुछ कि क्यों दिल्ली का बताया था मैंने। मुझे अगली क्लास में फिर से रिमाइंड करवाइएगा। 5 मिनट वाला आपने रिमाइंड कर, यस्टरडे ट्रेड, गोल्ड ट्रेड स्ट्रीम पर। तो गोल्ड पे कल की कोई ट्रेड थी स्ट्रीम पे, 5 मिनट में भी देख लेते हैं। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। कौन सी ट्रेड थी 5 मिनट में? किस प्राइस पे थी? फिब से हाशिम साहब, फिब से करेंगे बिल्कुल। किस प्राइस के ऊपर थी ट्रेड? हेड एंड, अच्छा हेड एंड शोल्डर, अच्छा अच्छा ठीक है, वो ये थी ना कल देखें। ओहो, मैंने लगा पता नहीं कौन सी चीज है। ये देखे ना, कल H1 में ट्रेड था ना बना हुआ, MSS था हुआ। ए, ये देखिए, H1 में ये MSS था। इधर। और H1 में MSS के बाद यहां से जब गोल्ड की प्राइसेस निकली थी तो मैंने आपको समझाया तो हुआ है कि आप 5 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। ये, और जब प्राइसेस निकली हैं तो 5 मिनट में मार्केट ने, आप देखिए स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट किया। अ, मुख्य तो क्या पॉइंट ये आ गया, मार्केट नीचे आते हुए 1, 2, फिर ये 3, 4 और 5 वेव्स बना दी इसने नीचे। 5 वेव बना दी, तो ये 2 का एरिया, ये 2 के एरिया से यहाँ से सेल। बस, ये तो कल स्ट्रीम में बना था ना, ये सेटअप। उस वक्त शायद मैंने आपको कहा हो कि क्लास में समझा दूंगा। तो ये 5 मिनट में देखे ना, 5 वेव्स थी बनी हुई, तो 2 के एरिया के ऊपर से बस यहाँ से सेल था। इंड्यूसमेंट ये पड़ी है, स्वीप स्वीप कर दिया इसने, तो यहाँ से सेल था। अगर सर एसबीटी मॉडल अगर 4 डे वीक में बने तो किस टाइम फ्रेम के मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं? H1 में कर सकते हैं। H1 छोटे टाइम फ्रेम, मिनिमम H1 रख लें बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए। When marking zone, if the candle is large, and then we consider only wicks. But if the wicks are also long, big, we should drop to smaller time frame to mark the zone. नहीं, अगर विक्स बहुत ज्यादा लार्ज हों तो आप फिर सिर्फ क्लोजिंग ले लिया करें वरुण साहब, छोटे टाइम फ्रेम में ना जाए। यू वेलकम रंजन साहब, नो प्रॉब्लम। सर बाज दफा इंड्यूसमेंट के बाद टेस्टिंग कैंडल जोन में ही क्लोज करती है, बट नेक्स्ट कैंडल ट्वेल्व सूप करके जोन में वापस आए तो अगेन जी कर सकते हैं, कर सकते हैं आरिफ साहब, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहरहाल अब गोल्ड जनाब, BTC Nasdaq
ये मैंने आपका क्वेश्चन ये देखा हुआ है। मिर्जा भाई, हम इसको ना, मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास पे, इसको तफसील से बताऊंगा। ये क्या, इसको कैसे करना है बीटीसी नैस्डैक वगैरह में ट्रेड कैसे करना है, ये मैंने आपको कहा था, मैंने पढ़ लिया। जनाब, गोल्ड H1 में एमएसएस करने की कोशिशों में है। लेट्स सी, एमएसएस कर दे तो बेहतर हो जाएगा। H4 वैसे ही बुलिश है, तो फिर हम भी इसमें जरा कोई बाय शाय फंसा देंगे। बाकी लेट्स सी, अभी दो कैंडल लाइन कोई करेगा क्लोज ऊपर तो फिर ही है। और बाकी अब अपने नोट्स वगैरह बनाएं, जो है नोट्स बनाएं, अगली क्लास में आप तैयारी करके आए। हम फंडामेंटल्स को स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल्स पे लेट्स सी हमारे कितने दिन लगते हैं इनको पढ़ने में। थोड़ा ड्राई टॉपिक होगा, खुश्क टॉपिक होगा, प्रिपेयर होके आइएगा उसके लिए। ठीक है सर, आपके स्टूडेंट मेरे पाजी ने क्यूएमएल से एंट्री ली है। अच्छा। कोई नहीं, आप भी लेंगे, आप भी ले लेंगे। आप पता तो आपको चल गया है ना कि सेल था। अब आपके भाई ने ले ली है ट्रेड, तो आप भी लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी जी, रखेंगे ना क्यूएमए की क्लास, बिल्कुल होगी होगी, कोर्स होगी। एक दफा फंडामेंटल्स हम पढ़ लें, फिर हम दोबारा से एक और क्यूएनए रखेंगे लार्ज, जिसमें फिर एक टोटल ओवरऑल, उतनी देर में आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। उसको फिर ना यूज करें सतनाम साहब, इग्नोर मारें। जी बताऊंगा वरुण साहब, बताऊंगा आगे चलो। ठीक है जी, चलें। ऑल राइट एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। रिकॉर्डिंग देखें, अपने नोट्स रेडी करके आए। एंड मैंने आपका मैसेज देख लिया, अगली क्लास में मुझे रिमाइंड करवाइएगा एनएस साहब। ठीक है, सिद्दीकी साहब। ठीक है जी, ऑल राइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट एंड विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।